गुड इवनिंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। और आपका जो एग्जाम है, आप लोगों को पता है कि आपका टारगेट जो है 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा। और जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं फिल किया है, वो अवश्य जाकर फिल कर ले अपने फॉर्म को, नहीं तो उनके मनचाहा जो आपको सिटी मिल रहा है वो सिटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग जो इस समय डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग पेपर फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। पेपर फर्स्ट का यूनिट 6 जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें हम लोग इससे संबंधित जो है टॉपिक को और स्टूडेंट के लिए काफी डिफिकल्ट होता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोगों ने काफी चीजों को, इंडियन लॉजिक जितना था, भारतीय तर्कशास्त्र जितने थे, उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब उसी के क्रम में अब यूनिट 6 का पहला जो पोर्शन है, युक्ति, युक्ति के प्रकार या युक्ति की संरचना, उसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में युक्ति के बारे में पढ़ा था। ठीक है ना, युक्ति के बारे में पढ़ा था। तो युक्ति क्या होती है, ठीक, उसकी डेफिनेशन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जांचेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो आपके मैंने अभी साइड में एक लिख रखा है, ये आपके इंग्लिश में, हर जगह हिंदी में हम प्रयोग करेंगे तो हमको याद रखना है इसके इंग्लिश में भी। जैसे युक्ति है, युक्ति को हम आर्गुमेंट कहते हैं। तर्कवाक्य है, तर्कवाक्य को प्रपोजिशन हम कहते हैं। ठीक है, आधार वाक्य है, आधार वाक्य को प्रमाइस कहते हैं। प्रमाइसिस हम लोग पढ़ते हैं या प्रमाइस कहते हैं। फिर इसके बाद निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष जो होता है वो आपका कंक्लूजन होता है आपका। फिर तर्कशास्त्र जो होता है वो लॉजिक होता है। तो याद रखिए, तर्कवाक्य एक जगह होता है जिसको प्रपोजिशन बोलते हैं हम लोग। दूसरा जो होता है आपका तर्कशास्त्र होता है, जिसको हम लोग लॉजिक बोलते हैं। फिर इसके बाद आपकी आती वैधता। वैधता में आपको वैलिडिटी होती है आपकी, अवैधता में आपको इनवैलिडिटी होती है आपकी। निगमन, निगमनात्मक में आप डिडक्टिव होता है, और आगमनात्मक में आपका इंडक्टिव होता है आपका। ठीक, और प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति जो होता है उसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा, और आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका। ठीक है, ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको डिस्कस हो गए, क्लियर हो गए पॉइंट। ठीक है, तो अब इसमें चलते हैं कि युक्ति क्या होती है। युक्ति से रिलेटेड हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि युक्ति का स्वरूप क्या होता है, नेचर ऑफ आर्गुमेंट हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग लेंगे। ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि युक्ति का स्वरूप में सबसे पहले बात आती है कि आर्गुमेंट होता क्या है। आर्गुमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैंने अपनी पिछली क्लास में बताया था, जो तर्कवाक्य होते हैं, प्रपोजिशंस होते हैं, जो प्रपोजिशन का एक ग्रुप होता है, उस प्रपोजिशन के ग्रुप को हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्गुमेंट हम लोग कहते हैं। तो हम लोग को याद रखना है कि तर्कवाक्यों का जो समूह होता है उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। अब तर्कवाक्य, यहीं पर एक प्रश्न उठ जाता है कि तर्कवाक्य क्या होते हैं। ठीक है, यहीं पर हम लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि हमने युक्ति की परिभाषा तो पढ़ ली कि युक्ति क्या होता है, तो बताते हैं आप कि तर्कवाक्यों का जो समूह होता है, जब दो या दो से अधिक तर्कवाक्य मिलते हैं तो उनके मिलने से जो समूह बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट कहते हैं। लेकिन यहीं पर बात अब फंसती है, आगे एक कदम हम आगे चलते हैं कि तर्कवाक्य क्या होता है। तो तर्कवाक्य क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि तर्कवाक्य क्या होता है आपका। ठीक, तो प्रत्येक तर्कवाक्य जो होता है, किसी भी बात को सही साबित करने के लिए कुछ बातों को दी जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल में भी लिया था। तो आप लोगों में से किसी को पता हो कि तर्कवाक्य क्या होता है, वो अपनी बातों को शेयर करे मेरे साथ। चलिए बताइए। सर, आपने आधार वाक्य के बारे में बताया था। अभी हम तर्कवाह, हाँ, आधार वाक्य के बारे में बताया था। बताएं आगे।
सर एग्जाम्पल तर्क आधार वाक्य क्या मतलब नहीं, है? मैं अभी पूछा तर्कवाक्य क्या होता है। जी सर, वो नहीं मालूम है, मतलब उसका एग्जाम्पल इसमें नहीं बताया था आपने लास्ट टाइम। चलो कोई नहीं, कुछ चीजें हम लोग अपने आप से भी सोचते हैं। तर्क और दूसरा वाक्य। तर्क में होता है किसी भी चीज को प्रमाणित करने के लिए, अब किसी भी चीज को सिद्ध करने के लिए जो भी वाक्य बोलते हैं उसे हम तर्क वाक्य बोलते हैं। हम अपनी बात को प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो है कुछ ना कुछ आपको एग्जांपल्स, कुछ ना कुछ बात को, कुछ ना कुछ प्रमाण को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जो वाक्य हम प्रस्तुत करेंगे उसे हम तर्क वाक्य कहते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब इतनी जब पॉइंट क्लियर हुए तो अब इसमें कहा गया कि प्रत्येक युक्ति में आधार वाक्य और निष्कर्ष होते हैं। मतलब कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। युक्ति की बात करेंगे तो युक्ति में आपको मैंने दो चीजें बताई थी कि युक्ति में क्या क्या होता है आपका। ठीक, युक्ति में आपकी दो चीजें होती है, क्या क्या होती है। एक आधार वाक्य होता है आपका, एक क्या होता है आधार वाक्य होता है, दूसरा क्या होता है निष्कर्ष होता है। ठीक, एक आधार वाक्य होता है, दूसरा निष्कर्ष होता है। युक्ति को हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक, और आधार वाक्य को हम लोग प्रेमाइज बोलते हैं। ठीक, निष्कर्ष को हम लोग कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये बात हुई कि तर्कवाक्य क्या होता है। तो तर्कवाक्य जो है किसी भी बात को सही साबित करने के लिए या किसी भी एविडेंस जो हम देते हैं तो वही आपका तर्कवाक्य कहलाता है। अब बात हुई कि प्रत्येक युक्ति में आधार वाक्य और निष्कर्ष होते हैं। तो अब बात हुई कि युक्ति का निष्कर्ष, युक्ति में जो होता है, जो आर्गुमेंट हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग बात कह रहे हैं, उसका जो है निष्कर्ष जो है क्या होता है, वह तर्कवाक्य है जिसमें अन्य तर्कवाक्यों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, तथा वे तर्कवाक्य जो निष्कर्ष की स्वीकृति के लिए हेतु या साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं उसे हम आधार वाक्य कहते हैं। मतलब कहने के लिए कि यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि आधार वाक्य क्या होता है। तो आप बताएंगे कि आधार वाक्य क्या होता है। तो उसमें बताया था कि जब कभी हम निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ ना कुछ हम तर्कवाक्य प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप कहीं पर मान लो घर में हो, घर में आपसे कोई बातें पूछी गई कि क्या ये बात सही है कि नहीं सही, तो आप क्या करते हो, उसके लिए आप एग्जाम्पल देते हो कि अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप जो है भैया से पूछ लो या दीदी से पूछ लो। आप क्या करते हो, आप अपने आप को सही साबित करने के लिए, निष्कर्ष कंक्लूजन देने के लिए आप कुछ ना कुछ एविडेंस आप उनके सामने प्रेजेंट करते हो। जब वो प्रेजेंट करते हो तो वही आपका आधार वाक्य होता है। क्या होता है, वही आपका प्रमाइज होता है। जब एक अब इसमें बताया गया, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे देखा गया तो अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा कि युक्ति क्या होती है। तो इनके समूह को हम युक्ति कहते हैं। ठीक, इनके समूह को हम लोग युक्ति कहते हैं। अब यहीं पर बात हुई कि आधार वाक्य क्या होता है। तो आधार वाक्य की बात जब आती है तो जब तर्कवाक्यों से जो निष्कर्ष से निकलता है या जो हेतु या साक्ष्य हम प्रस्तुत करते हैं, तो मतलब जो एविडेंस हम प्रस्तुत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आधार वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आधार वाक्य कहते हैं। अब बात यहाँ पर ये फंस गई कि हम कह सकते हैं तर्कवाक्य क्या होगा। तो तर्कवाक्य आप एक तरीके से समझ रहे हो कि कंक्लूजन को निकालने के लिए जो हम चीजों को एविडेंस देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वो पूरा का पूरा तर्कवाक्य। लेकिन उस तर्कवाक्य के अंदर जो आपने बोला है वो आपका क्या कहलाता है, वो आधार वाक्य होता है। मतलब आधार इन द बेस, मतलब किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए क्या बेसिक चीजें आप प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या दिया था कि सभी, मैंने एग्जांपल दिया था सभी क्या है, सभी मनुष्य क्या है, मरणशील है, मरणशील है। ठीक है, तो इसमें हुआ कि राम, राम क्या है, राम मनुष्य है। ठीक, राम मनुष्य है, मैंने एग्जांपल दिया था
फिर इसके बाद क्या कहा, फिर इसका अब ये दो वाक्य निकले। अब इन दोनों से अब आपको यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे निष्कर्ष, ये प्रथम आधार वाक्य, ये दूसरा आधार वाक्य है। अब ये दोनों आधार वाक्यों के मिलकर जो है ये दोनों आधार वाक्य हैं। जब दो आधार वाक्यों से कोई निष्कर्ष निकाला जाता है तो वो निष्कर्ष सही माना जाता है। अब यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे। निष्कर्ष कैसे निकालेंगे, निष्कर्ष में भी देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, मनुष्य कॉमन है। ठीक, तो क्या कह रहे, सभी मनुष्य मरणशील है। राम एक मनुष्य है, मतलब राम क्या है, राम मरणशील है। क्या है, राम मरणशील है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना है कि कैसे निकाला जाता है आर्गुमेंट, तर्क। ठीक है, तो यहां पर ये अब बात आती है कि ऐसे एग्जांपल्स को ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने इसके बाद भी आपको क्लास में बताया था कि ऐसा नहीं है कि आपको अपने मन से कोई चीज सोच लेना है ना। मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये चीज समझाई थी कि युक्ति में कोई भी चीज होगी तो वो आपको अपने मन से नहीं सोचना है, बल्कि इन दोनों के आधार पर ही आपको निष्कर्ष निकालना है। भले वो आधार वाक्य गलत हो, लेकिन फिर भी आपको उसके आधार पर ही जो है उसी को देखकर जो है आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। क्लियर, बताइए। जी सर। हाँ, अब यहाँ पर माइंड में ये चीज एकदम बैठा लो कि जब कभी आर्गुमेंट आएगा, आर्गुमेंट में दो आधार वाक्य जरूर आएंगे और एक निष्कर्ष निकल के जरूर आएगा। मतलब दो ही आधार वाक्य होंगे, दो से ज्यादा या कम नहीं हो, या दो से ज्यादा तो हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं हो सकते हैं कि कोई एक ही सेंटेंस बोले और उस पर आप कंक्लूजन दे दो, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो नहीं हुआ। अब इसमें बात आई कि तर्क वाक्यों की संख्या एक या दो या इससे भी अधिक हो सकती है। ठीक, इससे भी अधिक आधार वाक्यों के रूप में हो सकती है। अब यहाँ पर ये पॉइंट समझना कि ये दोनों के नाम ही जो है केवल अलग अलग है, लेकिन काम तो दोनों के एक ही है यहाँ पर। ठीक है, दोनों के नाम अलग जरूर है, लेकिन दोनों का काम ही जो है एक ही है आपका। क्लियर, तो अब यहां पर यह बताया गया कि तर्कवाक्यों की संख्या जो है चाहे एक हो, दो हो या उससे अधिक हो, वो आधार वाक्य के रूप में ही हो सकती है। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं जब एक से अधिक तर्कवाक्य जो होते हैं वो कोई भी प्रमाण, कोई भी साक्ष्य या कोई भी हेतु देने के लिए आते हैं तो उन्हें हम प्रमाइस कहते हैं। अब इस लाइन को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, लिखेंगे जब एक से अधिक तर्कवाक्य, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जब एक से अधिक तर्कवाक्य, इंग्लिश में भी लिखिएगा प्रपोजिशन, साक्ष्य या हेतु देने के लिए आते हैं तो उसे हम आधार वाक्य कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करिएगा, जब एक से अधिक तर्कवाक्य साक्ष्य या हेतु देने के लिए आते हैं तो उन्हें आधार वाक्य कहते हैं। अब यहां पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्या समझ में आना चाहिए कि यहां पर ये अगर अकेले लिखा है तो ये तर्कवाक्य है, लेकिन जब एक से अधिक आ गए तो ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों आधार वाक्य। किसके आधार है, इस निष्कर्ष के आधार है। क्लियर पॉइंट, ये लाइन लिख ली। अब इसके बाद दूसरी लाइन भी आप लोग जरूर लिखिएगा अपनी कॉपी में कि जब किसी युक्ति के आधार वाक्यों से, लिखिए जब किसी युक्ति के आधार वाक्यों से जिस तर्कवाक्य को सिद्ध करने का दावा किया जाता है, सिद्ध करने का दावा किया जाता है, उसे निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर अब आपको समझना है, इसको मैं साफ कर दूं थोड़ा, फिर इसके बाद और समझने में आएगा। सर रुक जा, नहीं पूरा नहीं साफ कर रहे, पूरा नहीं, फिर एग्जाम्पल। कुल मिला के ये लॉजिक पूरी की पूरी गणित है आपका। देखो अभी आपको कैसे बताता हूँ। जैसे एक आधार वाक्य है, इस आधार वाक्य को बोल रहे हैं प्रमाइज है। प्रमाइज में क्या होता है, टू प्रपोजिशंस होते हैं, टू या मोर देन टू और मोर प्रपोजिशन, टू और मोर प्रपोजिशन प्रमाइजेज में, ठीक है, प्रमाइजेज में आपके आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, जब प्रमाइजेज क्या कहलाएगा, जब एक तर्कवाक्य से ज्यादा तर्कवाक्य आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आधार वाक्य कहते हैं। पहली लाइन तो मैंने समझा दी, दूसरी लाइन में मैंने क्या बोला था, दूसरी लाइन में मैंने बोला था कि जो आर्गुमेंट है, जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट के आधार वाक्यों से, ठीक है, आर्गुमेंट के आधार वाक्यों से जिस तर्क वाक्य को सिद्ध करने का दावा किया जाता है उसे हम प्रेमाइजेस कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे प्रपोजिट, ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट को सिद्ध करना है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, यहाँ पर आपको क्या होता है, प्रेमाइजेस होती है, ठीक। अब प्रमाइजेस होती है, अब प्रमाइजेस में हम लोग क्या चीज सिद्ध करते हैं, प्रपोजिशन को, ठीक। किसको सिद्ध करना है, इसको प्रपोजिशन को सिद्ध करना है। तो प्रपोजिशन को सिद्ध करने के लिए हम एक से अधिक तर्क वाक्यों के या एक से अधिक आधार वाक्यों के जब हम प्रयोग करते हैं तो उससे जो चीज निकल कर आती है वो आता है आपका क्या, कंक्लूजन, ठीक, वो निकल कर आता है कंक्लूजन, ठीक है। अब जैसे इसको समझा दिया, अब इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो, ये लिख लिया, नोट कर लिया, इसको साफ करें, फिर इसके बाद इसका एग्जांपल बताएं हम, ये तो आगे आपकी चीजें सब क्लियर हो जाएंगी, ठीक। हाँ नेहा बोले अब आप। सर सर ये प्रेमाइज और प्रपोजिशन जब एक ही है तो इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है, यही तो बताने जा रहे हैं, यही बताने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखिए सभी, मैंने यही एग्जांपल जो है पिछली क्लास में दिया था कि सभी फिल्म अभिनेता गायक हैं, सभी फिल्म अभिनेता गायक है, ठीक है। फिर दूसरा जो है हमने तर्क वाक्य, दूसरा जो है आधार वाक्य दिया कि प्रमोद क्या है, प्रमोद फिल्म अभिनेता है, अभिनेता है। अब इसमें से निष्कर्ष जो निकलेगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, अब इसमें से जैसे अब देखो उस लाइन को पढ़ो जो मैंने लिखवाया है। अब ये क्या है, ये युक्ति है, ये आर्गुमेंट है, ठीक है। अब आर्गुमेंट के आधार वाक्य, अब आर्गुमेंट के ये दोनों क्या है, आधार वाक्य, आधार वाक्य से जिस तर्क वाक्य, अब तर्क वाक्य इसमें क्या है कि ये अभिनेता है, ठीक है, मतलब कि ये कह रहा है कि ये गायक को सिद्ध करना है, किसको सिद्ध करना है, तो यहां पर याद रखिएगा जिसको सिद्ध करना होता है उसको प्रपोजिशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तर्कवाक्य बोलते हैं। क्लियर, लाइन को आप चाहे तो आप पढ़ लो, जो मैंने आपको दिखाया है, कह रहा है कि जब किसी युक्ति के आधार वाक्यों से, जब किसी युक्ति के आधार वाक्यों से तर्क को, किसको, तर्क वाक्य को सिद्ध करने के लिए दावा किया जाता है। अब सिद्ध करने के लिए दावा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सभी फिल्म अभिनेता गायक, चलो मान लिया। फिर कहते हैं कि प्रमोद क्या है, फिल्म अभिनेता। जब आपने कह दिया कि सभी आपके घर में जितने हैं सभी लोग गायक हैं, तो कहा गया कि ये नेहा है या कोई भी बच्चा है, तो जब वो उस घर में, मैंने पूरे घर को लिया है, तो उस घर से अगर एक व्यक्ति को निकालेंगे तो वो उसमें भी तो वही गुण निकल कर आएगा, ठीक। तो वही ये भी है, कह रहा है कि सभी फिल्म अभिनेता गायक है, तो कह रहा है कि प्रमोद क्या है, प्रमोद भी तो एक फिल्म अभिनेता है, तो इसका मतलब भी प्रमोद क्या होगा, प्रमोद गायक है, गायक है। अब
ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको लाइन लिखाई है बिल्कुल सेम डिट्टो देखिए वही निकल कर आया। इसमें कहा गया है क्या, परिभाषा से मिला लो कि जब किसी युक्ति के आधार वाक्यों, अब ये युक्ति है, युक्ति के आधार वाक्यों से प्रपोजिशन को सिद्ध करना है, ठीक है, प्रपोजिशन को सिद्ध किया जाता है, उसे ही हम कंक्लूजन कहते हैं। तो ये प्रपोजिशन से जो सिद्ध किया गया प्रपोजिशन को, वही आपका क्या कहलाता है, कंक्लूजन कहलाता है। श्रद्धा और सैलवी। जी सर, जी सर, मतलब कि जो हमारे ये दोनों लाइनें हैं, जो एक वाक्य सेंटेंस बनाया गया है, वो हमारा आधार वाक्य हो जाएगा, लेकिन उस आधार वाक्य में जिसे मुझे सिद्ध करना है वो तर्क वाक्य होगा। हाँ, कि आखिर तर्क लॉजिक क्या दे रहे भाई, ये भी हमने बात कही, ये भी कही, इसमें आखिर बात क्या है, क्या लॉजिक की क्या प्रपोजिशन है आपका ना, तो वो प्रपोजिशन को ढूंढकर उसी को सिद्ध करना है, तो वही जो है आपका जब निकल कर आता है वही चीजें निकल कर आ जाएगी, तो वही कंक्लूजन आपका कहलाएगा। सैलवी आपने लिख लिया, इससे पहले नहीं लिखा था क्या, जब 2 बार हम बोल रहे थे, कहीं चले गए थे क्या आप? हाँ सर, को कॉल आ गई। अरे भैया तो पूरी कहानी समझा दी। नहीं सर, समझ के बस वही छूट गया था। तो समझ में आ गया ना, कुल मिला के बात ये है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अगर कंफ्यूजन होगा तो आगे यही कहानी चलेगी ना, तो आगे भी समस्याएं बनती जाएंगी। चलो, अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, अब चले हम अगले कदम पर, अगले स्टेप पर चले। आपको सब कुछ आता है, बस आपको क्या करना है, आपके माइंड में उन सब चीजों को अरेंज करके बैठालना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, हमको भी आता है, आपको भी आता है, बस अरेंज करने की बात होती है। किसने अरेंज करना पहले सीख लिया, किसने अरेंज करना बाद में सीखा, ठीक। तो चलो, अब हम लोग बात करते हैं अगले लाइन पे कि जो तर्कशास्त्र होता है। अब तर्कशास्त्र की हम बात करेंगे, लॉजिक की, ठीक, लॉजिक की। कहते हैं कि तर्कशास्त्र में जो होता है ट्रूथ और फॉल्स आते हैं। क्या आते हैं? ट्रूथ आता है, लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रूथ आता है और क्या आता है, फॉल्स आता है, ठीक है। फाल्सिटी भी होती है, फॉल्स होता है फाल्सिटी, ठीक है। इसमें सत्यता बोलते हैं और ये बोलते हैं असत्यता, ठीक है ना। याद रखिएगा, लॉजिक में जो जो लाइन बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि तर्कशास्त्र में सत्यता और असत्यता का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है। अब लॉजिक में अगर हम ट्रूथ और फॉल्स का हम प्रयोग कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, प्रपोजिशन के लिए, प्रपोजिशन के लिए, मतलब किसके लिए, तर्कवाक्य के लिए, ठीक है। ये क्या है, आपका तर्कशास्त्र है आपका, ठीक। अब देखो पूरा ग्राफ बन गया कि तर्कशास्त्र में किसका प्रयोग करते हैं, सत्यता और असत्यता का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, तर्क वाक्यों के लिए करते हैं। कौन सा तर्क असत्य है, कौन सा तर्क सत्य है, ये इसमें सत्यता और असत्यता जो होती है तर्क वाक्यों की गुण है। किसकी क्वालिटी है, ये किसकी क्वालिटी है, प्रपोजिशन की क्वालिटी है, ठीक। अब इसमें लाइन क्या है, इसमें कहता है कि तर्कवाक सत्य और असत्य दोनों हो सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार अब कह रहा है कि आर्गुमेंट की हम बात करेंगे। आर्गुमेंट्स की बात करेंगे। आर्गुमेंट क्या होता है, युक्ति होती है। क्या होता है, युक्ति होती है। अब युक्ति के बारे में क्या कह रहा है, युक्ति में कहता है कि जब भाई प्रपोजिशन की अपनी क्वालिटी है, प्रपोजिशन की क्वालिटी क्या है, आपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि तर्कवाक्य के गुण क्या है, तो तर्कवाक्य का गुण सत्यता और असत्यता है, ठीक है। और सत्यता और असत्यता हम तर्कशास्त्र में प्रयोग करते हैं, ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसी प्रकार कहते हैं आर्गुमेंट जो होता है, जो आपका युक्ति होती है, युक्ति में भी कुछ विशेषताएं होती है। तो इसमें क्या होंगी, याद रखिएगा, इसमें होती है दो चीजें भाई, वहां पे ट्रूथ और फॉल्स होता है, तो यहाँ वैलिड और इनवैलिड होगा। तक वाक्य की गुण जो है सत्य असत्य दोनों होंगे। पता है, ठीक। अब यहाँ पर ये वैलिडिटी और इनवैलिडिटी होती है, वैधता और अवैधता होती है, वैधता और
अवैधता। अपनी कॉपी में पहले पेज को ही सादा छोड़िएगा और उसमें जितने भी टर्म्स की इंग्लिश मैं बता रहा हूं उसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ठीक, अब उनका प्रश्न था कि लॉजिक में, तर्कशास्त्र में हम सत्यता और असत्यता का प्रयोग करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। या हम प्रपोजिशन में सत्य और असत्य का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन किस पे? लेकिन हम लोग आर्गुमेंट में, तर्क युक्ति में हम लोग वैलिड और इनवैलिड की बात करेंगे, वैलिडिटी और इनवैलिडिटी का हम प्रयोग करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन आया भी है कि जो आपका आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट में सत्यता होती है, असत्यता होती है, वैधता होती है, अवैधता होती है, फिर आपको कोडिंग बना के दे दिया गया। अब आप बताओ कोडिंग में आपका क्या सही होगा? आपको ए बी सी डी करके दे दिया गया। भाई इसको दे दिया गया ए, इसको दे दिया गया बी, ये आपका सी हो गया और ये आपका डी हो गया। अब आपको कोडिंग करके दे दिया। अब कोडिंग में बताओ कौन सा सही होगा? आर्गुमेंट के लिए पूछा गया कि युक्ति के लिए युक्ति का कौन सा गुण है इसमें। अब आप बताओ, तो युक्ति के गुण को आप आराम से बता दोगे कि सी और डी सही है। अगर पूछ लिया जाए कि लॉजिक का गुण क्या है इन चारों में, तो लॉजिक का गुण क्या है? बी, ए और बी, मतलब सत्यता और असत्यता है। वहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि प्रपोजिशन का क्वालिटी क्या है, प्रपोजिशन का क्या गुण है, तो आप बताएंगे सत्यता और असत्यता है। तो यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्लियर? सर सर युक्ति में जो मतलब वैलिड और इनवैलिड को यूज करेंगे उसके तर्क वाक्यों में यूज करेंगे ना? तर्क वाक्य में यूज मतलब करोगे, उसके तर्क लेकिन तर्क सत्य है कि असत्य है वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन उसके अंदर वो सत्य असत्य वहां पर नहीं बोलोगे। जब आप युक्ति का कहेंगे आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट में वैलिड और इनवैलिड की ही हम बात करेंगे। अब उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे जब कभी क्वेश्चन पूछेगा कि युक्ति युक्ति की क्या विशेषता है, वैधता है कि अवैधता है, तो आप वो बताओगे। लेकिन अगर वही पूछ ले तर्कवाक्य की क्या विशेषता है, तो आप बताओगे उसकी सत्यता और असत्यता है। दोनों में अंतर ओवरऑल आपको बताना है, ओवरऑल। ठीक है? जी सर। ठीक, जी ओवरऑल हम बताएंगे, ओवरऑल। ठीक है, एक सेंटेंस को नहीं लेंगे हम, एक पॉइंट या दो पॉइंट को लेंगे, ओवरऑल हम लेंगे ना कि भाई उसमें आपने प्रमाइजेस का भी यूज किया, आपने प्रपोजिशंस का भी यूज किया, आपने कंक्लूजन का भी यूज किया। तो जब ये सब मिलकर जब बनते हैं तो वही आपका होता है। तो उसमें यही बताया गया कि युक्ति का जो डेफिनेशन बताई थी, उसमें जब दो या दो से अधिक तर्क वाक्य मिलते हैं तो उसको हम युक्ति कहते हैं। उसी के आधार पे जो भी चीज निकाल दो, तो उन दोनों को, वो दोनों वैध है कि अवैध है, जब युक्ति शब्द प्रयोग कर देंगे तो वैधता और अवैधता की बात आ जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर उन्होंने कह दिया, तर्क की बात कर दी कि कौन सा तर्कवाक सत्य है कि असत्य है, या कौन सा तर्कवाक वैध है कि अवैध है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि तर्कवाक सत्य या असत्य के लिए होगा, वैध और अवैध के लिए नहीं होगा। ठीक, ये पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए इस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक, अब एक पॉइंट और नोट करिएगा कि जो आपका इंडक्टिव डिडक्टिव है, डिडक्टिव में भी केवल वैधता और अवैधता, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि निगमन विधि में क्या प्रयोग किया जाता है, वैधता अवैधता प्रयोग किया जाता है या सत्यता असत्यता प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो अब आप देख रहे होंगे युक्ति में भी किसी चीज को निष्कर्ष निकालना पड़ रहा है ना, अपने आप नहीं। तो वही आपका इसमें क्या होगी, वैधता और अवैधता जो है किसमें जाता है, डिडक्टिव में। ठीक, निगमन, निगमनात्मक। ठीक, ये चीजें पॉइंट आप लोग नोट डाउन करिएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? जी सर। ठीक, चलो। ठीक है, अब यहां पर यही मैंने अब
अब इसकी एक लाइन और समझने का प्रयास करिएगा। मैंने जैसे कोई भी एग्जांपल देंगे तो आर्गुमेंट, तर्कवाक आपके सत्य है कि असत्य है इससे कोई मतलब नहीं है, उसमें केवल मतलब किसी भी तर्कवाक्य का सही है कि गलत है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है, जो हमारे आर्गुमेंट सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे। आपको एग्जांपल इसका हम बहुत अच्छा दे सकते हैं। जैसे आप हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ या कहीं पर जाओ, तो वहां पे आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति जो है, मुजरिम जो होता है, अपनी बातों को, वो उसका जो वकील होता है, गलत 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 एविडेंस जो है जज के सामने प्रस्तुत करता है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है। ऐसा आपने बहुत सी पुरानी फिल्मों में देखा होगा। आपने देखा है कि नहीं देखा है? जी सर। ठीक, तो वहां पे वो क्या कर रहा है, वो वहां पे जो भी एविडेंस प्रस्तुत कर रहा है वो आर्गुमेंट कर रहा है, केवल वो सही या गलत की बात नहीं कर रहा, वो एक आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा है। उस आर्गुमेंट से वो कंक्लूजन निकाल ले रहा है कि भाई अगर आपने ये चीज करी, ऐसे करी, तो ये इसका निष्कर्ष ये निकला, इसका मतलब कि जो हमने बातें बताई वो बिल्कुल सही उतर रही है। तो वहां पर वो सही होते हुए भी गलत हो जाता है। तो वहां पे किसी भी तर्कवाद जो है सही है, सत्य है कि असत्य, उससे नहीं मतलब है, मतलब उसकी सत्यता और असत्य। ये लाइन भी आप लिख लो अपनी कॉपी में, क्वेश्चन घुमा के पूछते। लिखिए लिखिए लिखिए, युक्तियां, युक्तियां ब्रैकेट में लिखिए, आर्गुमेंट्स लिखिए, युक्तियां तर्कवाक्यों के, तर्कवाक्यों के सत्य या असत्य होने के अनुसार, सत्य असत्य होने पर ही वैध या अवैध नहीं होती हैं। ये लाइन याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि युक्तियां, हम युक्ति को ऐसे, आर्गुमेंट को हम ऐसे नहीं बता सकते। अगर कोई कह दे कि ये तर्कवाक्य गलत है, असत्य है, हाँ ठीक है असत्य है, लेकिन उससे जो निकल कर आएगा कंक्लूजन वो वैलिड है कि इनवैलिड है, ये हो सकता है, ठीक है ना। ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप। लिख लिए सब लोगों ने? सर अवैध या अवैध नहीं होती है ना? हाँ, नहीं होती है, मतलब उनके जो प्रपोजिशन है वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कह दो कि आर्गुमेंट, अगर आपका प्रपोजिशन मतलब आपका तर्कवाक्य जो है असत्य है, इसलिए इसको अवैध करार दिया जाता है, तो ये नहीं हो सकता उसमें। ठीक, तो सीधी लाइन है कि युक्तियां जो होती हैं तर्कवाक्यों के सत्य या असत्य होने पर वो वैध या अवैध करार नहीं दी होती है। ठीक, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जी समझ में? सर। जी सर। चलो अभी एग्जांपल भी जी चेक सर आ कर, गए। अभी एग्जांपल भी सेट करेंगे तो उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें कहते हैं कि, इसमें कहते हैं कि यदि, अब पहली लाइन लिख ली, अब दूसरी लाइन भी उसमें लिखेंगे। लिखेंगे यदि तर्कवाक्य सत्य हो, लिखिएगा, यदि सभी तर्कवाक्य सत्य हो तो यह निश्चित नहीं रहता है कि युक्ति भी वैध होगी। यह निश्चित नहीं रहता है कि युक्ति अर्थात आर्गुमेंट भी वैध होगी, क्योंकि क्यों नहीं रहता है। क्या, सब फिर से बोल दीजिए। ध्यान से सुनो सब लोग। ठीक है, यदि सभी तर्कवाक्य सत्य हो तो यह निश्चित नहीं रहता है कि युक्ति, ब्रैकेट में लिखिएगा आर्गुमेंट, युक्ति भी वैध होगी, क्योंकि क्योंकि असत्य तर्कवाक्यों से बनी युक्ति भी, क्योंकि असत्य तर्कवाक्यों से बनी युक्ति भी वैध हो सकती है। और वैध हो सकती, और सत्य तर्कवाक्य से बनी युक्ति, और सत्य तर्कवाक्य से बनी युक्ति भी वैध हो सकती है।
सर लास्ट लाइन रिपीट कर दें। और सत्य तर्कवाक्य से बनी युक्ति, और सत्य तर्कवाक्य से बनी युक्ति भी वैध हो सकती है। ठीक, फिर से हम पूरा रिपीट करेंगे। ठीक है, कहता है कि यदि सभी तर्कवाक्य सत्य हो तो यह निश्चित नहीं रहता है कि युक्ति भी वैध होगी। क्यों? क्योंकि असत्य तर्कवाक्यों से बनी युक्ति भी वैध हो सकती है, अवैध हो सकती है, दोनों कंडीशन हो सकती है। हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको सत्य चीजें भी असत्य हो सकती है और असत्य चीजें भी सत्य हो सकती है। जैसे हम लिख दें कि सभी गायों के 4 पैर होते हैं। लिख लीजिए, लिखिए, सभी गायों के 4 पैर होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिख लिया, सभी गायों के 4 पैर होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 1 पर क्या लिखा? पहला कि सभी गायों के 4 पैर होते हैं। फिर दूसरा इसमें लिखेंगे, दूसरे में लिखिए कि सभी 4 पैर वाले जीव, सभी 4 पैर वाले जीव, ठीक है, सभी 4 पैर वाले जीव के सींग होते हैं। सींग होते हैं। ठीक, ये 2 पॉइंट लिख लिया। अब यहां से अब इसका निष्कर्ष आप निकालो जरा। अब निष्कर्ष निकाल लो कि भाई सभी गायों के 4 पैर होते हैं और सभी 4 पैर वाले जीव के सींग होते हैं। तो क्या बताओ, ये सच्चाई है आपकी? जिसके 4 पैर होता है उसके सींग होगा ही होगा। बताओ ये बात सही है कि नहीं सही है? नहीं सर, नहीं सही है। तो यहाँ पर एक चीज तो सही है, सत्य है, और दूसरी लाइन तो असत्य है। लेकिन जब इसका निष्कर्ष निकालोगे, निष्कर्ष निकालो, निष्कर्ष कैसे निकालोगे कि दोनों में सभी कॉमन है, तो इसमें क्या कह देंगे कि सभी गायों के सींग हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या कह रहा है कि सींग होती है 4 पैर वाले। अब कह रहा है कि सभी गायों के 4 पैर हैं, चलो 4 पैर है, इसमें भी 4 के पैर कह रहा है, तो इसमें कॉमन क्या कि सींग होती है। तो यही सिद्ध करा, लिखेंगे सभी गायों के, ठीक है, सभी गायों के सींग होते हैं। होते हैं। अब यहां पर निकला, अब देखो यहां से, अब ये क्या है? ये एक वैध तर्क है। क्या है ये एक वैध तर्क है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि युक्ति की वैधता या अवैधता उसके आधार वाक्यों और निष्कर्ष की सत्यता और असत्यता से भिन्न होता है। ठीक, मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं उन सब पॉइंट्स को यहां पर सिद्ध करते हुए हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर? एक पॉइंट तो सही कह रहा है लेकिन दूसरा पॉइंट तो यहाँ पे असत्य, मतलब ये सत्य है, ये असत्य है। फिर भी हम जब कंक्लूजन निकालेंगे तो कंक्लूजन क्या है कि सभी गायों के सींग होती है। तो ये फैक्ट है, ये वैध है। ये वैधता है कि नहीं वैधता है? ये बताओ, वैलिड है कि नहीं वैलिड है? ठीक, और ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? आपके प्रमाइजेज हैं आपके। ठीक, क्लियर है? चलो सर, मतलब कि हमारा कि फर्स्ट सत्य हो जाएगा, सेकंड असत्य हो जाएगा और लास्ट हमारा वैलिड हो जाएगा। हाँ, ये मतलब इसमें ये बताया गया चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, लेकिन आर्गुमेंट हमारे वैध या अवैध हो सकते हैं, लेकिन सत्य और असत्य की बात हम नहीं करेंगे। जी सर। ठीक, और सभी लोगों को समझ में आ गया? सर अवैध कैसे होंगे? अवैधता वाली यहाँ पर बात आया कि सींग ना कह के हम कह देते इसमें कि सींग के जगह हम कुछ और लिख देते कि सभी गायों के 4 पैर होते हैं। यहाँ पे लिख दो कि सभी 4 पैर वाले जीव
पानी में रहते हैं, पानी में रहते हैं। पानी में रहते हैं। ठीक, अब ये लिख दो आप। अब ये लिखने के बाद अब आपको मजबूरन आपको इसका निष्कर्ष जो है इन्हीं दोनों के आधार पर निकालना हो। तो आप लिखोगे सभी गायें जो है पानी में रहते हैं। तो ये क्या वैध है कि अवैध है? ये तो अवैध है, ये अवैधता के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, तो सर मतलब कंक्लूजन मुझे निकालना ही निकालना है, भले वो अवैध हो या वैध हो। बस अब ये हम बता देंगे, हाँ ये जो कंक्लूजन निकला ये अवैध है कि वैध है। ठीक, जी सर इसका भी एग्जाम्पल लिख ले वरना फिर दिक्कत। हाँ हाँ, बाकी अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे, ट्रूथ एंड वैलिडिटी पे हम बात करेंगे। अब हम सत्यता और वैधता की बात करेंगे कि सत्यता क्या होती है और वैधता क्या होती है। दोनों में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे वैधता की हम बात करें तो वैधता ही निकल कर आई है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस हम सर समझेंगे स्क्रीनशॉट ले ले। सत्यता वर्सेस वैधता। ठीक, ट्रूथ एंड वैलिडिटी। ठीक, क्या होता है, चलो इस पर हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है ये चीजें। अब इसमें आपने इसको मैंने बताया था कि वैध और अवैध की बात हमने किसमें करी थी, तो वैधता और अवैधता की बात हमने डिडक्टिव मेथड में करी थी। किसमें? डिडक्टिव मेथड में। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? निगमनात्मक। निगमनात्मक विधि में। ठीक, वैलिड, किसकी वैलिड और इनवैलिड की बात अगर हम करते हैं तो किसमें करते हैं हम लोग? किसमें करते हैं हम लोग बताओ? हम लोग इंडक्टिव में या निगमनात्मक में करते हैं। अब प्रश्न उठ जाता है कि प्रश्न उठता है कि निगमनात्मक विधि है क्या? विधि को एक तरीके से विधि को हम लोग युक्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युक्ति भी बोलते हैं। ठीक है, युक्ति। ठीक, युक्ति होता है आपका। ठीक, युक्ति में अब यहां पर एक पहला प्रश्न तो उठ गया ना। पहला प्रश्न उठा कि वैधता और अवैधता का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो डिडक्टिव मेथड के लिए करते हैं। अब प्रश्न उठ जाता है कि डिडक्टिव मेथड होता क्या है, तो कहते हैं किसी भी निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए हम जिन युक्तियों का सहारा लेते हैं वो सामान्यतः दो तरीके की होती है। किसी भी हम निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, निष्कर्ष है हम लोग। ठीक, निष्कर्ष है, निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए या कंक्लूजन को, ठीक, कंक्लूजन को हम लोग सिद्ध करने के लिए इसको दो भागों में दो चीजों लेते हैं। एक लेते हैं डिडक्टिव और दूसरा होता है इंडक्टिव। मतलब निगमन दूसरा आगमनात्मक। ठीक, ये क्या होते हैं? युक्ति। ठीक है ना, निगमनात्मक युक्ति, ये आगमनात्मक युक्ति। ठीक, युक्ति, इसमें आप आर्गुमेंट। ठीक, आर्गुमेंट हो जाता है। ठीक, तो ये दो पॉइंट होती है। अब इस पे हम बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में जो होता है, आपके सिलेबस में है कि युक्ति के प्रकार बताइए। तो युक्ति के प्रकार में यही दो युक्ति के प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? एक निगमनात्मक युक्ति होती है, दूसरा आगमनात्मक युक्ति होती है। कहते हैं कि जिस युक्ति में निष्कर्ष जो है
तर्क वाक्यों को सिद्ध करने के लिए आधार वाक्य निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, उससे हम निगमनात्मक युक्ति कहते हैं। परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, लिखिएगा। जिस युक्ति में लिखेंगे, जिस युक्ति में जिस युक्ति में निष्कर्ष ठीक लिखेंगे, जिस युक्ति में निष्कर्ष तर्कवाक्य को ठीक है, तर्कवाक्य को सिद्ध करने के लिए ठीक है, जिस युक्ति में निष्कर्ष जो होता है तर्कवाक्य को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, आधार तर्कवाक्य निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, तो उन्हें निगमनात्मक युक्ति कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल मैंने क्या बताया है, जैसे एग्जांपल बताया है कि जो है कोई भी ले लीजिएगा कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील है, आपके सभी मनुष्य मरणशील है। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट की लिखेंगे कि विजय क्या है। मान लीजिए दूसरा आर्गुमेंट लेते हैं, विजय मनुष्य है। ठीक, तो अब देखिए कहता है कि जिस युक्ति में निष्कर्ष जो है तर्कवाक्य को सिद्ध करने के लिए आधार वाक्य निश्चित प्रमाण, अब ये निश्चित प्रमाण दे रहे हैं ना, दोनों के दोनों जब निश्चित प्रमाण देते हैं तो उसे हम निगमनात्मक विधि कहते हैं। तो अब इसमें निश्चित प्रमाण दिया है, तो इसमें कह रहा है कि विजय जो है क्या है, मरणशील है। ठीक, विजय क्या है, मरणशील है। ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा है आपको। बताओ क्लियर पॉइंट यहाँ पर? जी सर। अब इसी के जस्ट अपोजिट चलते हैं थोड़ा सा। अब कहते हैं आगमनात्मक में क्या होते हैं, तो इसके विपरीत हम लिख लेंगे जिन प्रमाणों में निश्चितता कम होती है। भाई इसमें निश्चितता अधिक थी, निश्चित प्रमाण थे। जिसमें निश्चित प्रमाण नहीं होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, आगमनात्मक विधि कहते हैं। क्लियर? जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, विशेष से सामान्य पर जाते हैं। क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, आगमन विधि में विशेष से सामान्य पर हम जाकर निष्कर्ष का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसमें विशेष कथन के आधार पर सामान्य निष्कर्ष का प्रतिपादन किया जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल में लिख ले, जैसे इसमें कहता है कि यदि हमें मनुष्य की मरणशीलता स्थापित करनी हो तो व्याप्ति के आधार पर जितने भी उदाहरण मरणशील मनुष्यों में संभव हो सके उतने आधार स्वरूप देने के लिए होंगे, तो उसी के आधार पर हम निष्कर्ष का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करते हैं कि यहाँ पर युक्ति, तो युक्ति में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि युक्ति में आपके दो प्रकार के बात करी गई है वैधता की। एक वैध युक्ति होती है और दूसरी अवैध युक्ति होती है। और वैध युक्ति और अवैध युक्ति क्या होती है? ठीक है, वैध युक्ति में कहते हैं कि निष्कर्ष को सिद्ध, अब वैलिड, यहाँ पर हम इसको साफ कर दे तो हम आगे बताएं। इसमें क्या होता है, इसके विपरीत मैंने बोला था, जिन प्रमाणों में निश्चितता कम होती है उन्हें सिद्ध करने वाली युक्तियों को हम लोग आगमनात्मक युक्तियां कहते हैं।
इसमें मैंने बोला था कि विशेष कथन के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक, अब हम लोग युक्ति की बात करेंगे। युक्ति में वैधता और अवैधता की बात करते हैं। तो वैध क्या होती है, वैध युक्ति क्या होती है और अवैध युक्ति क्या होती है, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अवैध युक्ति, ये युक्तियों के प्रकार हैं। ठीक, युक्तियों के प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। सर अभी आपने डिडक्टिव इंडक्टिव प्रकार बताया है ना? हाँ युक्ति के। हाँ, तो फिर वैलिड और ट्रुथ कैसे हो जाएगा? नहीं, तो उसमें जो मैंने बताया है ये दो तरीके के पाए जाते हैं। आप प्रकारों की बात करोगे, ये मतलब इसमें देखो कैसे डेफिनेशन आपको समझना है। जब हमने आर्गुमेंट की बात करी, आर्गुमेंट किस पर निर्भर करते हैं, किस पर डिपेंड है, तो डिपेंड ये किस पर है, इंडक्टिव और डिडक्टिव पर डिपेंड है। लेकिन इनके टाइप की बात जब करेंगे तो इनके दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक वैलिड होता है और एक इनवैलिड होता है। लेकिन इंडक्टिव और डिडक्टिव की जो बात करी है वो डिपेंड है किस पर, आर्गुमेंट किस पर डिपेंड है। तो आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट आश्रय किस पर है या आर्गुमेंट किस पर निर्भर करते हैं, तो आर्गुमेंट या युक्तियां जो है निगमन और आगमन पर निर्भर करती हैं। क्लियर, ये लाइन आप लिख लो कि युक्तियां जो है किस पर निर्भर करती हैं, तो आप लिखोगे आगमन और निगमन पर निर्भर करती हैं। लेकिन जब हम युक्ति के प्रकार की बात करेंगे तो युक्ति के प्रकार हमें दो रूप से मिलते हैं, एक वैध युक्ति होती है और दूसरी अवैध युक्ति होती है। क्लियर पॉइंट सब? जी सर। चलो, अब हम लोग यहाँ पर वैलिड युक्ति के, वैलिड आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखते जाइएगा। लिखिए, निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए, जब वैलिड में निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए जब आधार वाक्य निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, निश्चित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, तो उसे हम वैध युक्ति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको, जैसे मैंने बताया वही एग्जाम्पल लिखेंगे। सभी मनुष्य मरणशील है। तो दूसरा क्या हो जाए कि राम क्या है, मनुष्य है। तो निष्कर्ष क्या निकला, आप लिख देंगे ठीक, ये हो गया। तो ये लाइन क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों आधार वाक्य जो है राम की मरणशीलता को निष्कर्ष के रूप में सिद्ध करने के लिए एक उचित प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए ये वैलिड हो गए। अब यहीं पर इनवैलिड, अवैधता की बात करते हैं, इनवैलिडिटी की। इनवैलिडिटी आर्गुमेंट की। ठीक है, अवैध जो है इनवैलिड या इनवैलिडिटी, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसमें आप लिखिएगा जब आधार वाक्य, प्रमाइजेस जिसको बोलते हैं, जब आधार वाक्य निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए उचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। क्या करते हैं, उचित प्रमाण। सर फिर से लाइन बोल दें। जब आधार वाक्य, जब आधार वाक्य निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए उचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते तो उसे हम अवैध युक्ति कहते हैं। ठीक, उसे हम अवैध युक्ति कहते हैं। अब इसमें इसका एग्जांपल देख लो। इसके एग्जांपल कैसे आएगा, जैसे लिखेंगे सभी द्विपद बुद्धिमान होते हैं,
सभी दो पैर वाले बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ठीक, दूसरा इसमें क्या की शुक, शुक मीन्स क्या होता है, बकुला ना। शुक भी दो पैर वाला है, दो पैर वाला, ठीक है, दो पैर वाला है। ठीक है, अब यहां से आप कंक्लूजन निकालो जरा। अब यहां से आप कंक्लूजन निकालो तो क्या आएगा। अब यहां पर जब दो पैर वाला है तो दो पैर वाले क्या है, दो पैर वाले बुद्धिमान है, तो सुख क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, सुख की जगह बकुला लिख सकते हैं। ठीक है, बुद्धिमान है। ठीक, अब यहां पर ये बताओ, अब यहां पर क्या ये वैलिड जो है, ये उचित प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है क्या। जो दोनों तर्क वाक्य दिए गए हैं, जो दोनों जो है प्रमाइसेस दिए गए हैं, दोनों प्रमाइसेस जो है क्या इसको सिद्ध कर रहे हैं क्या, तो ये इस तरीके से अवैध हो जाते हैं आपके। क्लियर। सर समझ में नहीं आया ये एग्जांपल, एक बार समझा दें। चलो, अब इसमें कहा गया कि जितने संसार में जितने भी दो पैर वाले लोग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। अब कबूतर क्या है, कबूतर दो पैर वाला है कि नहीं है, बताओ आप। कबूतर है, गौरैया है, जितने भी पक्षी हैं दो पैर वाले होते हैं ना। जी सर। तो बताओ क्या वो बुद्धिमान होते हैं क्या, सब के सब। सर नहीं होते। बुद्धिमान कबूतर को तो सर एक तरीके से हम मानते भी हैं कि वो बुद्धिमान है। कुछ विशेष परिस्थितियों में बुद्धिमान मानते हैं, सभी जगह बुद्धिमान नहीं हो सकते ना। तो लेकिन ये कह रहा है कि सभी दो पैर वाले, ऐसा नहीं, कबूतर बुद्धिमान नहीं, उनको रिपीटेशन चीजें कराई जाती है, रिपीट करा जाता है, उनको अभ्यास के माध्यम से चीजों को सिखाया जाता है। जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में किसी एक काम को बार बार जब हम कराने का प्रयास करते हैं तब उनके वो हैबिट में आ जाता है, उनके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब चीजें नहीं होती है ना, ये सब चीजें नहीं होती, इसलिए इंसान में और जानवरों में अंतर पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिए कि सभी दो पैर वाले जितने भी हैं वो बुद्धिमान होते हैं, लेकिन यहाँ पर कबूतर जो है अगर दो पैर वाला है, मान लो गौरैया है या कोई भी पक्षी वर्ग है वो दो पैर वाला है, तो क्या इस कोटि में आने वाले सभी पक्षी जो है क्या हो जाएंगे बुद्धिमान, तो नहीं। तो ये एक अवैध तर्क है। ठीक, ये एक अवैध युक्ति है। क्लियर हो रहा पॉइंट, बताओ। यहाँ पर ये तो सही कह रहा है लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं कह रहा है। ठीक, इसमें कोई ना कोई चीज एक, मतलब इसमें कह सकते हैं कि एक जो है प्रमाइस सही होगा, दूसरा प्रमाइस जो है गलत होगा। जैसे मान लो कबूतर दो पैर वाला होता है, हाँ होता है, लेकिन ये कह दिया पहले कि सभी दो पैर वाले बुद्धिमान होते हैं, तो ये तो असत्य बात हो गई ना, ये तो सही बात नहीं हो सकती ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन होते हैं, लेकिन हाँ ये जो है नीचे जो सेकंड लाइन दी गई ये सत्य है आपकी, ये 100% सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। लेकिन इसमें क्या होती है, सही भी हो सकती है, नहीं भी सही हो सकती है। ठीक, तो जब कभी ऐसी कंडीशन होती है तो ये अवैध आता है आपका। क्लियर सर। जी सर। सर इसमें क्या कोई निर्जीव वस्तु की भी एग्जांपल दी जाती है? सभी नहीं, सभी चीजों को आप दे सकते, निर्जीव का नहीं, सभी चीजों को आप दे सकते हैं जिसका भी आप देना चाहें, लेकिन निर्जीव का नहीं, सजीव का दिया जाता है, क्योंकि वैलिडिटी हमेशा सजीव में पाई जाती है। हाँ, क्लियर पॉइंट है यहाँ तक, बताइए। जी सर, अब इसका वो प्रैक्टिस करेंगे तभी क्लियर होगा पूरा। चलो इसके आगे और हम देखते हैं। इसमें अब इसमें कहता है कि आर्गुमेंट, जो युक्तियां होती हैं वो किससे निर्मित होती हैं, अब आप बताओ। जितनी भी युक्तियां होती हैं वो किससे निर्मित होती हैं। अच्छा, युक्ति की परिभाषा आपको पहले ही पेज में मैंने लिखाई है कि तर्कवाक्यों से जो निर्मित होता है उसको हम युक्ति कहते हैं। पहले ही पॉइंट लिखाया है कि आर्गुमेंट क्या होता है, तो अनेक प्रकार के जब प्रपोजिशंस मिलते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं,
आर्गुमेंट कहते हैं। मैंने बताया था कि युक्ति क्या होती है, तो जब कई तर्क वाक्य मिलते हैं तो उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक, अब आर्गुमेंट के लिए मैंने क्या बताया था कि आर्गुमेंट में वैध होने के लिए तर्क वाक्य का सत्य होना जरूरी है। ये लाइन लिख लो, लिख लो, देखो, युक्ति के वैध होने के लिए, आर्गुमेंट के वैध होने के लिए, ठीक, तर्क वाक्यों का सत्य होना जरूरी है। इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहोगे, लिखोगे, लिखेंगे आर्गुमेंट वैध, आर्गुमेंट वैलिड होने के लिए प्रपोजिशन का ट्रुथ होना आवश्यक है या जरूरी है। ठीक, फिर से आप लिख लोगे, क्या लिखोगे कि युक्ति का वैध होने के लिए तर्क वाक्यों का सत्य होना आवश्यक है। लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि जिसमें पूरे के तर्क वाक्य तो असत्य हो, फिर भी वह युक्ति वैध हो सकती है। ठीक है, वैध हो सकती है। अब वैधता की कहानी कैसे है देख लो। जैसे एक लाइन लिख दे, अब आपका इसका एग्जांपल बताओगे, जैसे लिखा जाएगा, सभी मनुष्य, ठीक है, सभी मनुष्य बढ़ई है, बढ़ई है, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर कहते हैं कि दूसरा कह दिया कि सभी पत्थर बढ़ई है। क्या है? सभी पत्थर बढ़ई है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन निकालो जरा, बताओ इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे। भाई सभी सभी तो लिख लो पहले। ठीक, अब बताओ यहां पर क्या है। यहाँ पर जो भी चीज होगी उसको आप बढ़ई लिखेंगे है सर, बढ़ई लिखेंगे, सभी बढ़ई है। बढ़ई बढ़ई दोनों कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ तो पर सर यही पॉइंट है, इसमें अब दोनों में जो कॉमन ना हो उसको ही लिखना है। अब बताओ भाई, मनुष्य की तो बात करेंगे कि सभी मनुष्य तो सर बढ़ई है, अब सभी पत्थर बढ़ई है, ये कैसे हो सकता है? इसका कंक्लूजन जब आप निकालोगे तो क्या लिखेंगे? इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि सभी जो है मनुष्य, क्योंकि ये बढ़ई से बढ़ई कट जाएगा आपका, या आप सभी से सभी आप काट दो तो आपका बचेगा क्या, कि क्या है? सभी मनुष्य पत्थर है। हाँ, तो सर लिखेंगे कि मनुष्य पत्थर है। हाँ, मनुष्य पत्थर है। ये तो आपने क्या निकाला, इन तर्क जो ऊपर आपको दिया गया है, इन दोनों के आधार पर ही तो आपने इसका कंक्लूजन निकाला है। कंक्लूजन तो ऐसे ही निकलता है, निष्कर्ष तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं कि जो जो कॉमन हो उसको आप काट दो, जो बचे उसको आप लिख लो। तो मनुष्य पत्थर है। अब बताओ क्या ये चीज वैलिड है कि अवैध, सत्य है कि असत्य है, बताओ आप। अवैध है सर, बस तो इनवैलिड वही है। क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे ये भी लिखा रहेगा, ये भी लिखा रहेगा, ये भी लिखा रहेगा, अब पूछा जाएगा ये वैध है, अवैध है, सत्य है, असत्य है, तो वहां पर आपको 4 पॉइंट देंगे, उसमें आपको बस उत्तर देना होगा। अब आप बता सकते हो कि वैध है कि अवैध है, ये आपका। सर ये एग्जाम्पल मतलब इसी युक्ति वाले के नीचे लिखते हैं। हाँ हाँ, उसी में लिखो आप ना। ये आपको हम और दें, और एग्जांपल आप चाहो तो लिख लो, लिखो अपनी कॉपी में, लिखो यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो प्रसिद्ध होता। लिखो जरा। भाई ये तीनों लाइन ही गलत है, सभी मनुष्य बढ़ाई नहीं हो सकते। देखो यहाँ पे असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। जब सब असत्य है तो ये अवैध हो जाएगा। सेल्वी म्यूट कर लो, सुनाई नहीं दे रहा सेल्वी। ठीक है, सर क्या बोले हैं, सुनाई नहीं दिया। हाँ, कह रहे कि सभी मनुष्य बढ़ई, ये भी असत्य है। अब सभी पत्थर बढ़ई, ये भी असत्य है, और मनुष्य जो है पत्थर है, ये भी असत्य है, सब असत्य है, इसलिए वो इन एग्जाम्पल आप लोग लिखिएगा। लिखिए, जैसे लिखिए, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो प्रसिद्ध होता। लिख लिया। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो प्रसिद्ध होता। प्रसिद्ध नहीं हो, ये होगा, ये कंफ्यूजिंग है। मैं तो लेना ही पड़ेगा ना, मैं अगर आप ले लोगे ज्यादा बेहतर होगा।
जी सर, वही, मैं प्रसिद्ध नहीं हूँ। अब इसमें आप जब कंक्लूजन निकालोगे, कंक्लूजन क्या, अब जैसे आप देख रहे हैं कि पहला पॉइंट कह रहा है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो प्रसिद्ध होता। भाई इसके आगे लिख लो ट्रूथ, ट्रूथ या सत्य। ठीक है, ये बात सही बोल रहा है। फिर कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, ये भी क्या है, ट्रूथ ही तो है, ये भी तो सच ही बोल रहा है आपका। जी सर। ठीक, ये भी सच ही बोल रहा है आपका। फिर इसके बाद अब आप देखिए, जब आप इसका कंक्लूजन निकालेंगे तो लिखेंगे मैं प्रसिद्ध नहीं हूं। ठीक, ये भी, अब ये भी बात क्या है आपकी, ट्रूथ है ना, ये बात भी आपकी ट्रूथ है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सर जिसमें ये वैध आधार हो वाक्य, जाएगी ना? निष्कर्ष वाक्य सब के सब सत्य हो, तो लेकिन वह युक्ति अवैध हो सकती है। कैसे अवैध नहीं हो सकती, अब देखो यहाँ पर ये भी सच बोल रहा है, ये भी सच बोल रहा है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि वो प्रसिद्ध नहीं होगा। प्रसिद्ध तो होगा, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे हम तभी हम प्रसिद्ध होंगे, उसके अलावा प्रसिद्ध नहीं हो सकते किसी और काम से। बताओ आप, तो ये क्या है, ये एक हो इनवैलिड है, सकता। ये अवैध तर्क है। अब वहां पर तो आप बता दोगे कि ये भी बात कही, तो इसका मतलब ये वैध है, ये वैध नहीं है, ये अवैध तर्क है, अवैध युक्ति है। क्या है, अवैध आर्गू आपका डालेंगे, इनवैलिड आर्गूमेंट है ये। समझ में आ रहा है? जी सर। जी। और इसके पहले जो मैंने बताया था, जैसे इसमें बताया था कि सभी मनुष्य बढ़ई हैं, सभी पत्थर बढ़ई हैं। ठीक है, अब बता रहे कि सभी मनुष्य पत्थर है, तो ये भी, अब देखो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, आप इसको लिखो, ये क्या है, ये आपका फॉल्स है, आपका फॉल्स है, ये भी फॉल्स है आपका, ये भी फॉल्स है आपका। जब तीनों फॉल्स होते हैं, याद रखिए, जब तीनों असत्य हैं, लेकिन यहां पर ये युक्ति वैध है। कैसे वैध है, क्योंकि इससे हम लोगों ने कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक, तो इस उदाहरण में कह सकते हैं, लेकिन युक्ति यहां पर वैध कहलाएगी। ठीक है ना, यहां पर युक्ति, याद रखना, यहां पर युक्ति जो वैध कहलाई है, लेकिन यहां पर युक्ति अवैध कहलाई है। ठीक है ना, सर ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य भी तो पत्थर नहीं होता है। पत्थर नहीं होता, अवैध ही ठीक होगा है, ना लेकिन यहाँ दोनों। पर प्रधानमंत्री बोला है, कह रहा है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता। ठीक है, पहला। दूसरा कह रहा है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। ठीक है, तब इसके आधार पे वैधता और अवैधता की बात इसमें बोल रहा है आपका। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर असत्य, असत्य और असत्य हो तो वो वैध हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन इस उदाहरण में हम देख सर सकते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। सर सर इसमें तर्क वाक्यों को बस हम देखेंगे ना कि असत्य या असत्य दोनों कंडीशन में ये है कि ये अवैध है, चाहे ठीक, सत्य हो या असत्य हो, हाँ, कुल अगर मिला उसका के पूरा कंक्लूजन का पूरा अवैध है तो वो कंक्लूजन अवैध। यही है कि हमारे चाहे तर्कों वो जो प्रमाइजेज होते हैं, जो आधार वाक्य होता है या जो तर्क वाक्य होता है, वो सत्य हो चाहे असत्य हो, उसका जो है प्रभाव वैधता और अवैधता पर नहीं पड़ता है। एक लाइन में यही बात है ना, क्लियर, एक लाइन में यही बात है कि उस पर जो है किसी प्रकार का जी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सर। हाँ, अब जी जैसे रुको सर, रुको, एक पॉइंट स्टार्ट। और बताते हैं, जैसे ये फॉल्स वाले देख लिए, ये ट्रूथ वाले देख लिए। अब एक एग्जांपल और लिखो जिसमें जो है तो आपका ट्रूथ और फॉल्स दोनों आ जाएगा। लिखो, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है तो वह प्रसिद्ध है। लिखो, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है तो वह प्रसिद्ध है, ये बात आगे लिख लो ब्रैकेट में, सत्य या ट्रूथ लिख लो। दूसरी लाइन लिखो, देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता नहीं है, ब्रैकेट में लिखो सत्य, या असत्य लिख लो, असत्य होगा ये ना, असत्य, ब्रैकेट में लिख लो असत्य।
अब इसका कंक्लूजन निकालो। अब इसका कंक्लूजन निकालो, क्या निकलेगा? पहला क्या था सर, महात्मा गांधी प्रसिद्ध नहीं है। नहीं है, तो ये क्या है? ये इन असत्य है ना, ये भाई महात्मा गांधी प्रसिद्ध है कि नहीं है? जी प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर ये असत्य है। ठीक, अब एक इसका एग्जाम्पल एक और लिख सकते हो, और भी जैसे बहुत से एग्जाम्पल आप बना सकते हो। जब हम लोग एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे तब हमें आइडिया और लगेगा आपको ना, और पॉइंट हम लोग को डिस्कस कर लेंगे हम। क्लियर पॉइंट इतने? लेकिन यहाँ पर और भी चीजें, हाँ बोलिए, आप क्लियर है यहाँ पर इतना? ठीक, तो यहाँ पर वैधता और सत्यता और असत्यता की बात भी हमने पढ़ ली, वैधता और अवैधता की बात भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, जैसा कि टॉपिक का नाम था सत्यता और वैधता। ठीक।